फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की ज्योग्राफी ऑप्शनल की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अगर आप मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स को देखें तो अब जो एप्लीकेबिलिटी है, जो प्रयोगात्मकता है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी जो आपने पढ़ा है इसका आप उपयोग कैसे करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो है कि मानव भूगोल का उपयोग आप नियोजन कार्यों में कैसे करेंगे। इसको बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान में रखिए क्योंकि ये एक संभावित प्रश्न है कि जो आप मानव भूगोल में पढ़ते हैं उन चीज़ों का उपयोग प्लानिंग में कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, समझते हैं इस बात को। मान लीजिए एक स्थान है जहां पर मान लीजिए पर्वतीय स्थान है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक व्यक्ति जाता है और कहता है ये बहुत ही दुर्गम स्थान है और रहने के योग्य नहीं है। दूसरा व्यक्ति जाता है, कहता है यहाँ पर बहुत सारी आर्थिक संभावनाएं हैं और यहाँ पर विकास आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए, एक ही स्थान है लेकिन दो अलग अलग लोग इस स्थान के बारे में अलग अलग धारणाएं रखते हैं। अब अगर हम ये समझ जाएं कि मान लीजिए ये क्षेत्र है और हमें समझना है कि इस क्षेत्र के लिए कौन सी पॉलिसी सबसे अच्छी रहेंगी, तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि इस स्थान के जो लोग हैं उनका जो कल्चर है उसके आधार पर लोग किन चीज़ों को अपने लिए आसान मानेंगे, किन चीज़ों को संभव मानेंगे और किन चीज़ों को असंभव मानेंगे। क्योंकि मान लीजिए इस स्थान पे जो लोग रहते हैं उनके सामने आप कुछ ऐसी बात करिए जो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक जैन धर्म का व्यक्ति है और आप उससे कहिए कि यहाँ पर मछली पालन करिए, तो वो कहेगा देखिए हमारे धर्म में ही ये एक्सेप्टेड नहीं है कि हम किसी जीव की हत्या करें, तो इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। तो जब तक आप किसी क्षेत्र के कल्चर को नहीं समझ लेते तब तक आप विकास की नीतियां नहीं बना सकते। और मानव भूगोल क्या करता है, मनुष्य और पर्यावरण के बीच के संबंध को समझता है। तो आज हम ये समझेंगे कि जो मनुष्य है, जो हम लोग हैं, हम लोग एक पर्यावरण की व्याख्या कैसे करते हैं। जैसे एक व्यक्ति गया, उसने कहा ये पर्यावरण बहुत अच्छा है, दूसरे ने कहा ये पर्यावरण रहने योग्य नहीं है। तो इस कंक्लूजन तक, इस निष्कर्ष तक हम कैसे पहुंचते हैं, वो कौन से कारक हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, इस चीज को अगर हम समझ जाएं तो फिर हम इसका उपयोग कर सकते हैं पॉलिसी के निर्माण में कि कहां पर कैसी पॉलिसी बनाना चाहिए और साथ ही मनुष्य के कल्चरल चेंज कैसे किया जाए, मनुष्य की संस्कृति में किस प्रकार परिवर्तन किया जाए कि इस स्थान का विकास हो सके। समझते हैं। देखिए, पर्यावरणीय धारणा क्या है कि आप पर्यावरण को कैसे समझते हैं। अब देखिए, एक तो हो गई वस्तुपरक, एक हो गई व्यक्तिपरक। वस्तुपरक यानी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे कि पर्वत है। अब इसको हर कोई पर्वत ही कहेगा। अगर माउंटेन एवरेस्ट की एक ऊंचाई है, हर कोई कहेगा हाँ माउंटेन एवरेस्ट 8,848 मीटर की ही है। ये एक वस्तुपरक चीज है, एक ऑब्जेक्टिव चीज है। इसको कोई भी ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति अलग कहेगा दूसरा अलग कहेगा, पर कुछ चीजें व्यक्तिपरक भी होती हैं। जैसे कि माउंटेन एवरेस्ट सुंदर है या नहीं, ये व्यक्तिपरक धारणा हो गई। कुछ लोग कहेंगे बहुत सुंदर है, कुछ लोग कहेंगे कि इसमें क्या सुंदर हो सकता है। तो यानी कि जो पर्यावरणीय धारणा है उसमें वस्तुपरकता के साथ ही व्यक्तिपरकता का भी स्थान होता है। आपका सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट भी काम करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये स्थान अच्छा है रहने के लिए या अच्छा नहीं है, इसमें आप स्थान को कैसे देख रहे हैं, आपका क्या दृष्टिकोण है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो पर्यावरणीय धारणा है, हम इसको क्यों समझना चाहते हैं। हम ये क्वेश्चन समझना चाहते हैं कि मनुष्य जैसा व्यवहार करता है वो कैसे करता है और क्यों करता है। यानी कि एक व्यक्ति इस स्थान को बहुत अच्छा मान रहा है तो वो इस स्थान को क्यों बहुत अच्छा मान रहा है, मनुष्य का इस तरह का व्यवहार क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, ये समझना की कोशिश पर्यावरणीय धारणा के द्वारा हम लोग करते हैं। मनुष्य की पर्यावरणीय धारणा को समझते हैं इस तरह से। तो अब देखिए, एक उदाहरण समझिए। मनुष्य जो है हर सेकेंड में 18 इमेजेस को देखता है। यानी हर सेकेंड में आप 18 तरह की छवियों को देखते हैं। जाहिर सी बात है, हर छवि के बारे में आप नहीं सोचते हैं। कोई कोई ही छवि होती है जिसके बारे में आप विचार करते हैं। तो किन छवियों के बारे में आप विचार करेंगे। जाहिर सी बात है, जो आपके कल्चर से रिलेटेड है। एक सामान्य उदाहरण लीजिए। आप एक रोड पे बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, कई सारी दुकानें देख रहे हैं एक साथ। अब आप हर दुकान पर क्या बिक रहा है ये नहीं जान सकते, लेकिन वहीं पर मान लीजिए एक विष्णु भगवान का मंदिर है जो आपकी आस्था से कनेक्ट होता है। तो आप इन सारी इमेजेस को छोड़ करके किस इमेज पर विचार करेंगे, जो विष्णु भगवान का मंदिर है, वहां पर आप अपना सर झुका देंगे। यानी मनुष्य का जो कल्चर है
उसके आधार पर मनुष्य छवियों का निर्माण करता है, उसी के आधार पर मनुष्य दुनिया को देखता है। आप किस चीज को देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका कल्चर क्या है, क्योंकि एक्चुअल में तो आपके सामने 18 इमेजेस हैं पर आप देख एक ही दो को रहे हैं। फिर देखिए दूसरी बात आती है पर्यावरण की छवि, यानी हमारे कल्चर के आधार पर हमारे मस्तिष्क में पर्यावरण की छवि बन जाती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति मान लीजिए है जो शुद्ध शाकाहारी है, मान लीजिए फिर से जैन धर्म का उदाहरण ले लेते हैं कि व्यक्ति जैन धर्म का है, शुद्ध शाकाहारी है। इसको एक ऐसे स्थान पर जाना पड़ जाता है जहां पर शाकाहारी भोजन बहुत ही दुर्गम है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट ऐसी है कि यहाँ पर शाकाहारी भोजन की संभावनाएं नहीं है। तो अब ये व्यक्ति क्या कहेगा, ये जो जैन धर्म का व्यक्ति है वो कहेगा कि ये स्थान एकदम ही बेकार है और वो जल्दी से जल्दी इस स्थान से बाहर निकलना चाहेगा। दूसरे स्थान पे एक ऐसा व्यक्ति जिसको नॉन वेजिटेरियन फूड लेने में कोई दिक्कत नहीं है, वो व्यक्ति इस स्थान को अच्छा मान सकता है, उसे इस स्थान से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी हमारा जो कल्चर है उसके आधार पर हम एक पर्यावरण की छवि बनाते हैं कि ये उत्तम है या बेकार है। तो देखिए भूगोलवेत्ता दुनिया के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण पर सांस्कृतिक प्रभाव को जानना चाहते हैं। देखिए भूगोलवेत्ता क्या चाहता है कि आप दुनिया को जिस तरह से देखते हैं उसमें आपकी संस्कृति का क्या प्रभाव है, इस चीज को समझा जाए। जैसे कि एक वो प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए कि नियोजन में किस तरह से ये हेल्पफुल है, नियोजन में ये किस तरह से आपको लाभ पहुंचा सकता है। हरित क्रांति होती है भारत में, पंजाब में भी प्रयास किए जाते हैं, बिहार में भी प्रयास किए जाते हैं, लेकिन ज्यादा लाभ किधर मिला, पंजाब में बहुत लाभ मिला। क्यों? क्योंकि पंजाब की जो संस्कृति थी वहां पर लोगों ने जो परिवर्तन थे उसको आसानी से स्वीकार कर लिया, लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को आसानी से स्वीकार कर लिया, तो यहाँ पर हरित क्रांति ज्यादा सफल रही। तो इस तरह से जो कल्चर है उस हिसाब से मनुष्य का एक दृष्टिकोण बनता है किसी पॉलिसी के प्रति, किसी नई विचारधारा के प्रति। फिर देखिए पर्यावरण वरीयताएं होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक जैन का एग्जाम्पल दिया कि इसकी वरीयता कौन सा स्थान होगा, वो स्थान जहां पर शाकाहारी भोजन आसानी से मिल जाए। तो यानी कि इसी तरह से जो अंग्रेज होते हैं वो साफ सुथरी जगह पे रहना चाहते हैं, जबकि अमेरिकी जो लोग होते हैं उनमें थोड़ी उच्छृंखलता होती है, रूमानियत होती है। यानी ये लोग किस जगह पे बसना चाहेंगे, जहां पर थोड़ा सा नेचर वाइल्ड हो स्थान का। फिर आपको मैंने ऑलरेडी मानसिक मानचित्र के बारे में बताया है कि मनुष्य की जो मानसिक मानचित्र है उसके आधार पर भी मनुष्य की पर्यावरण के प्रति वरीयता होती है। यानी कि आप एक स्थान पे गए, आपने उस स्थान को किस तरह से देखा, किस नजरिए से देखा, उसी हिसाब से आपके दिमाग में उस स्थान का मानचित्र होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति को केरल बहुत अच्छा लगता है और दूसरे व्यक्ति को केरल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या है? उनका अपना अपना मानचित्र। मान लीजिए आप दिल्ली पहली बार जाते हैं और पहले ही दिन कोई आपकी जेब से पैसे चुरा लेता है, तो आपके दिमाग में मानसिक मानचित्र क्या है दिल्ली का, कि एक क्राइम की नगरी है, यहाँ पर केवल अपराध होते हैं। दूसरा व्यक्ति दिल्ली जाता है, उसको तुरंत एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, उसके लिए ये क्या है, ये अवसर का स्थान है दिल्ली। वो कहेगा कि यहाँ पर बहुत सारे अवसर हैं। तो इस तरह से आपकी इस तरह से जो आपका मानसिक मानचित्र है वो आपकी पर्यावरण के प्रति वरीयता को दिखाता है कि किस स्थान पर आप जाना चाहेंगे। अच्छा, हो सकता है किसी स्थान पे आप नहीं गए हैं लेकिन आपने पढ़ा है, इसके बारे में सुना है, उसी आधार पे आपके दिमाग में मानचित्र बन जाता है और फिर आप तय करते हैं कि ये स्थान आपके रहने योग्य है या नहीं। इसका उपयोग कहाँ करेंगे? आप एक स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, सरकार ने कहा स्मार्ट सिटी के लिए एक योजना बनाइए। अब आपको समझना होगा कि लोगों का मानसिक मानचित्र क्या होगा स्मार्ट सिटी के बारे में। आपको तो लग रहा है आपने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी हैं तो यहाँ पर लोग रहना चाहेंगे, पर देखने में क्या आता है कि आपने यहाँ का जो कल्चर डेवलप किया है वो एक्चुअल में भारतीय कल्चर से मैच नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोग इस स्थान पर जाने को तैयार नहीं है। तो अगर आप लोगों के मानसिक मानचित्र को नहीं समझ सकते हैं तो कभी भी आप एक ऐसा सिटी नहीं बना पाएंगे जो लोग जिसे पसंद करें। तो अब देखिए, आपने देखा होगा सूखा है, बाढ़ है, ऐसे स्थानों पर भी लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इनको यहाँ पर जो लाभ दिख रहे हैं वो इनको बड़े लगते हैं। जैसे कहीं पर मान लीजिए बाढ़ तो आती है लेकिन कृषि की संभावनाएं हैं तो लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी तरह से सूखा कहीं पर आता है लेकिन वहां पर कुछ अन्य संभावनाएं हैं, इसलिए लोग रह रहे हैं। तो जैसा व्यक्ति अपने दिमाग में स्थान को देख रहा है उस हिसाब से वो डिसाइड कर रहा है कि रहना है या नहीं रहना है।
तो देखिए कुछ और बातें समझते हैं कि जो आपकी धारणा है और जो योजना है उसके बीच में एक समन्वय कैसे बैठाला जाए। जैसे कि आपको लगा कि कांच और कंक्रीट की इमारतें बहुत सुंदर लगती है, तो आपने एक शहर में कांच और कंक्रीट की इमारतें बना दी। पर जब रिसर्च हुई तो पता चला कि बहुत सारे लोगों को सीरियस डिप्रेशन हो जाता है इन कांच और कंक्रीट की इमारतों की वजह से। जो खुलापन है, जो नेचर के साथ मनुष्य की कनेक्शन है, वो टूट जाता है, तो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। यानी कि अब देखिए फिर से वही बात आ गई कि अगर आपने इस चीज को नहीं समझा कि लोगों की धारणा क्या है, लोग किस तरह से स्थान को देखते हैं, तो कभी भी आपकी योजना सही नहीं होगी। अब कई बार क्या होता है, जो योजनाकार है वो विकास को अलग नजरिए से देखता है और लोगों की नजर में विकास अलग है। तो कई बार जो विकास जिसका नाम दिया जाता है वो विकास सफल नहीं होता। जैसे कि आदिवासी क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाना, योजनाकार कह रहा है कि हम बहुत बड़ा काम कुछ कर रहे हैं, आदिवासी कह रहे हैं कि हमें आपका ये विकास नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों की धारणा अलग है और योजनाकार की अलग। फिर देखिए इसी तरह से जो प्रादेशिक योजना है उसमें भी आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में उद्योगों को स्वीकार किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, किस तरह के उद्योगों को स्वीकार किया जाएगा। एक मान लीजिए पूंजीवादी शहर है, वहां पर लोग चाहते हैं कि नए नए रोज उद्योग लगते जाएं। दूसरी जगह पे मान लीजिए एक ऐसा शहर है जो थोड़ा सा शांत है, जहां के लोग बहुत ज्यादा चहल पहल को पसंद नहीं करते हैं, तो ये लोग क्या कहेंगे कि ये पॉल्यूशन वाले जो उद्योग है, इतना शोर शराबा होता है, इनको आप हमारे क्षेत्र से बाहर करिए, हमें ये उद्योग नहीं चाहिए। तो इस चीज को भी आप कहां पर उद्योग लगाएं, किस जगह पर उद्योग लगाना सही होगा, वो आप मानव भूगोल की मदद से समझ सकते हैं जब आप कल्चर को समझेंगे कि लोगों का कैसा कल्चर है, और उस हिसाब से जब आप प्रादेशिक योजना बनाएंगे तो वो ज्यादा सफल होगी।